डॉक्टर प्रोफेसर नरेंद्र वाजपेयी की पहल पर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की है। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा एंड सेल इज द यूनिट ऑफ आवर बॉडी। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो सब टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं और टिश्यूज सेल से मिलकर बनी होती है। सेल का हमने बेसिक स्ट्रक्चर जाना। डिफरेंट ऑर्गन्स में जो टिश्यूज होती हैं उनकी सेल्स के कुछ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और कई तरह के ऑर्गन मिलकर डिफरेंट सिस्टम्स बनाते हैं जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं। उन्हीं सिस्टम्स में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ये कहा जाए कि हमारे शरीर का फाउंडेशन है। या जितने भी सिस्टम्स हैं उनके बेस में डाइजेस्टिव सिस्टम है। बिकॉज कहते हैं ना, व्हाट यू ईट यू बिकम। जैसा आप खाना खाते हो स्वास्थ्य के मामले में वैसे ही बन जाते हो। तो कैसे बन जाते हो? बिकॉज जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है और फिर वो काम करता है। तो जो खाना और शरीर में जाकर काम करना, इसको, ये काम किसका है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें हमने खाई, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, कॉम्प्लेक्स, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, जंक फूड भी खा लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वो सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो हम खाते हैं उनको ब्रेक करता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस और फिर उनको इस तरह का बनाता है कि उन्हें एब्जॉर्ब किया जा सके। देखिए, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दो अलग अलग चीजें हैं। डाइजेशन में जो भी खाना आपने खाया, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल मटेरियल, ये डाइजेशन है। एब्जॉर्प्शन क्या है? वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने बना दिया, वो ब्लड में जब जाता है तो उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। तो दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। और मैं कुछ स्क्रीन में कुछ मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, उनकी मदद से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स। अब ये देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है माउथ से। माउथ में, वहीं से हम खाना खाते हैं और माउथ में हमारे दांत हैं, जीभ है और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे मुंह के अंदर, वो है जो लिक्विड हमेशा हमारे ओरल कैविटी में बना रहता है। आप देखेंगे कभी हमारा जो ओरल कैविटी है वो कभी ड्राई नहीं होती, हमेशा उसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है। और मॉइस्चर इतना ज्यादा कि आप जब थोड़े नींद में आ जाओ, सो जाओ, तो पता लगा मुंह के साइड से टपकने लगता है, जिसको हम कहते हैं लार। एंड वाई दिस लार इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये हमारे जो भी हमने खाना खाया है उसको गीला बनाता है। गीला क्यों बनाता है? जिससे कि वो इजीली नीचे जा सके, प्रोपेगेट कर सके। जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, उस कैनाल के अंदर वो जो खाना है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, इसके लिए उसको गीला होना जरूरी है। दूसरा काम मुंह में क्या होता है? मुंह में खाने को चबाया जाता है, इसीलिए दांत होते हैं। चबाया क्यों जाता है? कि जो भी सॉलिड है वो इस फॉर्म में आ जाए कि उसकी एक इजीली पासेबल बॉल बन जाए। उसको कहते हैं बोलस, बोलस ऑफ द फूड। या खाने को चबाकर उसको मॉइस्ट करके एक गोला बनाया जा सके, जिससे कि वो जो खाने की नली है, ईसोफेगस, देखिए आप हमारा अगर ये देख पा रहे हो पॉइंटर, तो आपने यहाँ से खाना खाया, ये जीभ है, जीभ के ऊपर से होती हुई ये ईसोफेगस में जा रही है। ये सामने ट्रैकिया है। यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये आप देख रहे हो एपिग्लॉटिस, इसका काम क्या है? ये बड़ा ही वंडरफुल चीज है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस हमारे टंग के मूवमेंट से पीछे जाकर ये सांस की नली को बंद कर देता है। इट इज सो ब्यूटिफुली डिजाइन, जिससे कि खाना सांस की नली में न जाए और सीधे इसोफेगस में चला जाए। तो माउथ के अंदर आपने देखा बहुत सारी चीजें हैं, जीभ है, दांत है, सलाइवा है, पैलेट है, एपिग्लॉटिस है। ये सब इसलिए बना हुआ है कि खाने को पीसा जा सके, क्रश किया जा सके और उसको मॉइस्ट बनाया जा सके, जिससे कि छोटी छोटी बॉल्स की शक्ल में ये हमारे इसोफेगस से नीचे चला जाए। यहां पर लार में एंजाइम भी होता है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, यानी स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम यहीं से शुरू कर देता है। तो डाइजेशन एक्चुअली मुंह से ही शुरू हो जाता है। लार के अंदर
कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाला एंजाइम होता है। ओके, आई थिंक दिस इज एनफ अबाउट माउथ एंड ओरल कैविटी। अब हम यहां से खाना देखिए, ये जाएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस या जिसको हम कहते हैं फूड पाइप। फूड पाइप इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ये ग्रेविटी से खाना जाता। अगर आप कहा जाता है सिर के बल भी खड़े हो जाएंगे तो भी खाना उसी डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर मोटिलिटी या उसके मूवमेंट की एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसमें उस पाइप का या पूरे कैनाल का एक हिस्सा सिकुड़ के खाने को आगे भेजता है। तो एक हिस्सा सिकुड़ता है, दूसरा हिस्सा डायलेट होता है। तो इस तरह से ये सिकुड़ने और डायलेट करने की जो मूवमेंट है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता रहता है। और ये इतना स्ट्रांग होता है कि एक बार जो फूड आगे चला गया वो वापस नहीं आता। इट इज सो स्ट्रांग। तो इसीलिए दिस कैन वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी ऑल्सो। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर। ये देखिए, ये है फूड पाइप। जो हमने खाना खाया है वहां से ये खाना ईसोफेगस जो लिखा हुआ है फूड पाइप के द्वारा एक इस कैविटी के अंदर आ रहा है, इसको कहते हैं स्टमक। अब जो फूड का बोलस स्टमक में आ जाता है तो यहाँ ईसोफेगस या फूड पाइप का जो नीचे का हिस्सा है ये ऑटोमेटिकली स्ट्रांगली बंद हो जाता है, जिससे कि ये जो फूड स्टमक में आया है ये वापस ना जा सके। वापस क्यों ना जा सके? क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो खाने के साथ ढेर सारे जो बैक्टीरिया आए हैं उनको किल करने के लिए जरूरी होता है, और कुछ ऐसे एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होता है जो प्रोटीन के डाइजेशन के काम में आते हैं। अगर ये खाना वापस जाएगा फूड पाइप में तो बहुत सारा जलन, एसिडिटी, ये सब चीजें होती हैं, और इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर है जो खाने को वापस जाने से रोकता है। जब कभी ये स्फिंक्टर काम नहीं करता तो आप देखेंगे खाना खाने के बाद आपको खट्टी डकारें और जलन महसूस होती है। जलन कहाँ पर महसूस होती है? सामने फ्रंट ऑफ द चेस्ट में, जो दोनों साइड की रिब केज है उसके सेंटर पर, बिकॉज दैट एरिया कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एरिया ऑफ ईसोफेगोगैस्ट्रिक स्फिंक्टर। ये जो स्फिंक्टर है उसको कॉरेस्पॉन्ड करता है। इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर ये मैकेनिज्म है जो जैसे ही फूड का बोलस अंदर आया वो बंद हो जाता है। अब इसके बाद स्टमक में क्या होता है? स्टमक के अंदर जैसे मैंने बताया एसिड है। स्टमक के अंदर ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को और जो हमने कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में है उसको डाइजेस्ट करने के काम में आते हैं। दूसरा एक काम ये होता है, स्टमक का जो दूसरा वाला एंड है यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब फूड इसके अंदर आता है तो न तो वापस जा सकता है न ही पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे जाएगा, क्योंकि खाना आपने सुना होगा और आप जानते होंगे कि 4 घंटे तक स्टमक के अंदर रहता है। फॉर 4 आवर्स इट इज देयर। और तब उसमें क्या होता है, इसके मूवमेंट से उस खाने की एक लुगदी बनाई जाती है जिसको काइम कहते हैं, राइट। और ये जो काइम है ये फिर बाई स्मॉलर मूवमेंट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे जाता है। ये जो हिस्सा है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टीन शुरू होती है, और स्मॉल इंटेस्टीन के 3 हिस्से होते हैं। जो ऊपर सबसे आगे वाला लगभग 1 फीट का जो स्ट्रक्चर है, 1 से 1.5 फीट का, ये ड्यूडेनम कहलाता है। ड्यूडेनम, यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर है। जब इसकी खाने की अच्छे से लुगदी बन जाती है, काइम तैयार हो जाती है, तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में ये ड्यूडेनम के अंदर जाता है, जहां पर इसका फर्दर डाइजेशन होता है और यहाँ से एब्जॉर्प्शन भी शुरू होता है। तो फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टीन में होता है, एंड स्मॉल इंटेस्टीन इज ड्यूडेनम, जेजुनम एंड आइलियम। सो दोस्तों, खाना फूड पाइप से स्टमक के अंदर आएगा। स्टमक में 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे यहाँ पर रहता है, और उसकी अच्छे से लुगदी बनाई जाती है। और लुगदी जब बनती है तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये थोड़ी थोड़ी देर पे खुलता है और छोटे छोटे बॉल्स को आगे बढ़ाता है, फूड बोलस को आगे बढ़ाता है। यहाँ पर इसका फर्दर डाइजेशन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन खाने का छोटी आंतों में होता है, स्मॉल इंटेस्टीन। और आप सब जानते हैं, आपने सुना होगा
कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो लगभग 24 फीट होती है। नाउ लेट्स कम टू दिस डायग्राम। अब आप देखिए, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम, इसके अंदर खाना आ गया, फिर यहां पर और ढेर सारे एंजाइम्स आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो कहां से आते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। ये जो एंजाइम्स हैं 3 तरह के होते हैं। अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं, लाइपेज जो फैट को ब्रेक करते हैं, और प्रोटीएज जो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स ड्यूडेनम में आते हैं फ्रॉम लिवर एंड फ्रॉम पैंक्रियाज। लिवर में क्या बनता है? बाइल, और कुछ नलियों के द्वारा, डक्ट्स जिनको कहते हैं, डक्ट्स के द्वारा बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर आके इकट्ठा होता है, और वहां से फिर बाइल डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम में आता है। और बाइल के अंदर आप सब जैसा जानते हैं कि फैट को इमल्सिफाई करने की कैपेसिटी होती है। फैट को इमल्सिफाई करके फिर वो एब्जॉर्ब होता है। दूसरा, यही ड्यूडेनम का जो ये कर्व आपको दिख रहा है, सी जो दिख रहा है, यहाँ पर पैंक्रियाज की टेल होती है। अभी नेक्स्ट अगले डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव जूसेस की फैक्ट्री कहा जाता है। ये तीनों तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैंक्रियाज में बनते हैं, और वो डक्ट्स के द्वारा, नलियों के द्वारा, लिवर में जो बाइल बन के ड्यूडेनम में आ रहा है, उसी के साथ पैरेलल चलता हुआ पैंक्रियाज भी के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो ड्यूडेनम में आकर खुलेंगे, और समय समय पर ये डाइजेस्टिव जूसेस जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये ड्यूडेनम में आकर फूड के बोलस से मिलते रहते हैं, और उसको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता रहता है। इसके बाद जब आप देखेंगे, ड्यूडेनम से जब आगे खाना चलता है तो वो आता है जेजुनम में, और पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का स्ट्रक्चर ये होता है। ये जो आप देख रहे हो ये डायग्राम में, अंदर का स्ट्रक्चर यानी जो इनर लाइनिंग है वो इस तरह की होती है। ये इंटेस्टाइन की बाहर की लाइनिंग है, ये बीच का फैट है, और ये इनर लाइनिंग है। इनर लाइनिंग में आप देख रहे हैं छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों है? यहीं से एब्जॉर्प्शन खाने का शुरू होता है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनके अंदर एक ब्लड वेसल होती है, और बाहर सरफेस के ऊपर वो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो आके यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। और इसका अरेंजमेंट इस तरह से क्यों बना हुआ है कि ढेर सारा एरिया मिल सके एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर केवल वो इंटेस्टाइन की लेंथ तक होगा तो शायद उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन ये विलाई की वजह से, स्पेशली जो अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपर पार्ट का मतलब है अबाउट 4-5 फीट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर ये बहुत सारे विलाई होते हैं। तो लंबाई तो 4-5 फीट की होती है, लेकिन जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है, उस सरफेस से जहां से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वो मुझे लगता है, कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, बट 150 फीट से ज्यादा ही होता है। सो मेनी टाइम्स मोर देन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दीज आर नोन एज विलाई, और यहीं पर एब्जॉर्प्शन खाने का होता है। यहां पर देखिए, इसी समय एक बात और कर लें, इन विलाई के बीच में ही फूड मटेरियल फंस जाता है, और फंसने की वजह से वहां पर एब्जॉर्ब नहीं होता लेकिन पड़ा रहता है, और जब वहां पड़ा रहता है तो फिर सड़ता है, और सड़ने की वजह से गैस बनती है। जो हमारा न्यूट्रलाइट का फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर, उसका काम यही है। कहते हैं ना, फाइबर को अच्छे से पानी में डिजोल्व करके लेना है, फाइबर के साथ 1-2 गिलास एक्स्ट्रा पानी भी लेना है। उसका काम यही है कि विलाई के बीच में जितने भी फूड पार्टिकल्स फंसे हुए हैं जो एब्जॉर्ब नहीं है, या जिनको वेस्ट मटेरियल बनकर निकलना है, उनको क्लीन करता है। और वो क्लीन करने से जो विलाई के चारों तरफ की जगह है वो क्लीन होती है, तो एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। तो हमारा जो न्यूट्रलाइट का फाइबर है, इट्स अ सॉल्युबल फाइबर, उसका मेन काम इंटेस्टाइन को क्लीन रखना है, और इन विलाई के थ्रू न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बेटर हो सके, वो उसका काम है। हेल्प करता है वो फूड के प्रोपगेशन में भी हेल्प करता है, और एक्स्ट्रा ग्लूकोज और एक्स्ट्रा फैट का एब्जॉर्प्शन भी रोकता है, बट मेन काम उसका ये है कि एब्जॉर्प्टिव एरिया को क्लीन रखना, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके। राइट। फिर इसके बाद का जो जेजुनम के बाद का जो एरिया है वो आइलियम है, वो बड़ी इंटेस्टाइन होती है, और वहां पर ढेर सारे फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूड रहता है। उसके बाद
फिर ये स्मॉल इंटेस्टीन आती है लार्ज इंटेस्टीन में। लार्ज इंटेस्टीन की जो लंबाई है टोटल, ये 4 से 5 फीट होती है, और यहां पर मेनली एब्जॉर्प्शन हो चुका है अबाउट 80-90%। फिर भी इसके अंदर जो कुछ भी फूड के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, जो बच गया है, वो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। मेनली इसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टीन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा फ्लूइड हमारी इंटेस्टीन में आ जाता है। इंटेस्टीन के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस बन रहे होते हैं, और एक सब्सटेंस म्यूकस बन रहा होता है जो इसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फ्रॉम स्टमक एसिड ऑल्सो। तो इस सबसे जो फ्लूइड बना हुआ है, बॉडी उसको वापस ले लेती है, उसने काम कर दिया और उसको हमको वापस चाहिए, तो यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। अगर ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आप सोचो, खाने के साथ ढेर सारा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा और हम शायद हर समय पानी ही पीते रह जाए। तो इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है हमारा शरीर कि जो पानी की अब आवश्यकता नहीं है, वो पानी वहां से वापस हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लार्ज इंटेस्टीन में जो वेस्ट मटेरियल है, जिसको हम फीसिस कहते हैं या जो मल कहते हैं, वो आगे बढ़ते बढ़ते सॉलिड हो जाता है, और जो उसका लास्ट पोर्शन है डायलेटेड, जिसको रेक्टम कहा जाता है, मलाशय, यहाँ पर वो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा रहता है, एंड टाइम टू टाइम वो एनस से बाहर निकलता रहता है। सो दिस इज अबाउट द इंटेस्टाइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो एक बार चलो एंड में समराइज करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ये जो मैंने आपको बताया वही है, ये स्मॉल इंटेस्टीन यहाँ से ड्यूडेनम से शुरू हो रही है, लार्ज इंटेस्टीन है, और अपेंडिक्स यहाँ पर होता है। ये इंटरेस्टिंग है जानना। स्मॉल इंटेस्टीन और लार्ज इंटेस्टीन का जो जंक्शन है, यहाँ पर ये जो पूंछ जैसी चीज दिख रही है, ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल नहीं है, इसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। यानी जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बीइंग का फ्रॉम एनिमल्स, उसके अंदर अपेंडिक्स छोटा होता चला गया, क्योंकि इसका कहते हैं ज्यादा रोल होता है जब आप ढेर सारे पत्ते वत्ते खाते हैं ना, फल फल सब्जियां तो नहीं कहूंगा, ढेर सारे पत्ते, उन पत्तों को पचाने के लिए उसमें सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए एनिमल्स में ये अपेंडिक्स बड़ा होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग तो उतना पत्ते खाता नहीं है उतनी, तो वहां पर उतना सेल्यूलोज के एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। बस इसमें आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को अपेंडिसाइटिस होती है, क्योंकि जब कभी इसका जो ल्यूमन है, इसका जो अंदर की कैनाल है, बड़ी छोटी होती है, उसमें कुछ फूड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल फंस जाता है, तो इसमें स्वेलिंग हो जाती है। बाद में बैक्टीरिया तो अब होते ही हैं हाथों में, और बैक्टीरिया की वजह से इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। बैक्टीरिया की बात आई तो एक चीज और याद आई कि लार्ज इंटेस्टीन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मली, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, उनको उनका डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इस तरह के बैक्टीरिया की जरूरत होती है। दे आर नोन एज फ्रेंडली बैक्टीरिया, जिसमें एक बहुत कॉमन आपने नाम सुना होगा, लैक्टोबैसिलस। तो ये तो हुआ अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी हैं जो डाइजेशन के साथ साथ जुड़े हुए हैं। उनमें से 2 ऑर्गन पर स्पेशली बात करनी है। एक ये जो आप सामने देख रहे हो, यस, दिस इज लिवर। जो भी खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद लार्ज इंटेस्टीन से ब्लड के माध्यम से वो लिवर में जाता है। जो भी एब्जॉर्ब फूड है वो इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आया, और छोटी छोटी ब्लड वेसल मिलके एक बड़ी ब्लड वेसल बनाती है, हेपेटिक आर्टरी जिसको कहते हैं। वहां से फिर ये लिवर में जाता है। लिवर के में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है लिवर। ये देखिए, इसको ये देखना बड़ा जरूरी है। ये स्टमक से जो इंटेस्टीन का हिस्सा है ड्यूडेनम, वो आप देख रहे हो, ये ड्यूडेनम है। यहां पर होता है पैंक्रियास। ये पैंक्रियास का हेड है और इधर टेल है। पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? देखिए, शरीर में एक तो अभी हम लोगों ने देखा डाइजेस्टिव जूसेस हैं, पर हार्मोन्स भी बनते हैं।
हार्मोन्स और डाइजेस्टिव जूसेस में क्या फर्क है? हार्मोन उनको कहते हैं जो उस ग्लैंड में बनने के बाद सीधे ब्लड में चला जाता है, दैट इज नोन एज हार्मोन। तो पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है वो सीधे ब्लड में जाता है, देयरफॉर इंसुलिन एज एन हार्मोन। बट जैसा कि हमने कहा, पैंक्रियाज एंजाइम्स की भी फैक्ट्री है, फैट को ब्रेक करने वाले, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाले और प्रोटीन को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स भी बनाता है। और ये एंजाइम्स आप देख रहे हो सेंटर में एक डक्ट है, नली जैसी दिखाई पड़ रही है, पतली सी, छोटी छोटी नलियों से मिलकर बना है। तो ये जो एंजाइम्स बनते हैं ये एक डक्ट के द्वारा, एक वाहिनी के द्वारा आंतों में जाते हैं। आप देख रहे हो ये, दिस इज पैंक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पर ये लिवर से बाइल बन रहा है, यहाँ गॉलब्लैडर में जाता है, यहाँ पर गॉलब्लैडर होता है। और जब हम खाना खाते हैं उसके अंदर जब आवश्यकता होती है तो गॉलब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये बाइल इस कॉमन बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन में आता है, कॉमन बाइल डक्ट। और ये पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर जुड़ी हुई होती है, जिस ओपनिंग से ये इंटेस्टाइन में निकलता है उसको एम्पुला ऑफ वाटर कहा जाता है, एम्पुला ऑफ वाटर। ओके, इतना बहुत है टू नो वेयर द पैंक्रियाज इज, हाउ इट वर्क्स। पैंक्रियाज का मुख्य काम क्या है? इंसुलिन तो बनाना काम है ही है, साथ ही साथ हमारे फूड को डाइजेशन के लिए ढेर सारे इतने एंजाइम्स बनाता है कि इसको फैक्ट्री कहा जाता है एंजाइम्स की। और ये एक डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसी प्रकार जिस प्रकार लिवर से बाइल इन डक्ट्स के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और भोजन को पचाता है। ओके, सो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक मैं चाहता हूं, अभी हमारे पास टाइम है, यस, एक ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। जो एक चीज मिस हो गई थी वो आपने वीडियो में देखा, जो मैंने बात की थी कि माउथ में हमेशा लिक्विड कहाँ से आता है, तो दैट कम्स फ्रॉम 3 सेट्स ऑफ और 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स जो हमारी फेशियल मसल्स के अंदर होती हैं और डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में खुलती हैं। उसमें एक होती है पैरोटिड, ये जो कान है हमारा, कान के नीचे यहाँ पर होती है पैरोटिड। एक पेयर होता है सब मैंडिबुलर और एक होता है सबलिंगुअल सामने। तो यहाँ पर वो सैलिवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा बनाती हैं और जो डक्ट के द्वारा ओरल कैविटी में खुलती हैं, इसीलिए हमारे मुंह में हमेशा पानी रहता है। और जब कोई बढ़िया टेस्टी चीज का याद आता है, जैसे आशा जी की डिशेस जो बनाती हैं, तो मुंह में वो पानी एंटिसिपेशन में बढ़ जाता है कि अभी बहुत सारा हम खाने वाले हैं, तो सलाइवा सिक्रेट होने लगता है। सो डियर फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आइडिया है इस तरह की सीरीज को शुरू करने का कि आप एनकरेज हो टू रीड इट फर्दर। ये पॉसिबल नहीं है कि आधे घंटे 40 मिनट में यू नो एवरीथिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज जस्ट टू मोटिवेट यू टू रीड फर्दर। और आप देखें, पढ़ें, सुने, और बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट द बेसिक थिंग्स अबाउट हाउ आवर बॉडी वर्क्स, हाउ आवर सिस्टम्स वर्क, ये हमें पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नरेंद्र सर, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस हम उसको ले सकते हैं, अदरवाइज 2 मिनट पास हो चुका है, 2 मिनट्स पास टाइम, तो हम इसको खत्म भी कर सकते हैं। सो ओवर टू यू नरेंद्र। अगर कोई बहुत जरूरी सवाल हो तो हैंड रेज कर सकते हैं आप, जो भी हम लोगों के बीच में हैं, तो उन्हें बुलाया जा सकता है। बट इफ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू फील। सर, आज का सेशन बहुत ही वर्थवाइल था, बहुत ही चीजों को समझने के हिसाब से अच्छा था। और उसके अलग अलग पार्ट्स जिस तरह से एक्सप्लेन हुए, उससे एक आइडिया बना कि जिस फंक्शन में गड़बड़ी होती है उससे किस तरह की गड़बड़ी हो जाती होगी। ये एक आइडिया बन रहा था। सर, कोई हैंड रेज नहीं है, आई थिंक वी एक कैन। चैट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गौरी का, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। गौरी, दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट लार्ज इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, लार्ज के नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन को उसका केवल एक ही पार्ट है या दो कह लो, कोलन एंड रेक्टम। कोलन में असेंडिंग कोलन होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर जा रहा होता है असेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड रेक्टम। Okay, Gauri, so you stand corrected. These are parts of small intestine.
थैंक यू आलोक सर। एक हैंड रेज है सर पद्मा केसरी साहब का। हाँ जी, इनको बोलिए पद्मा जी। और जिन लोग को जल्दी है ऑफिस जाने की, दे कैन लीव बिना किसी संकोच के। गुड पद्मा मॉर्निंग जी। सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो फिंगर टाइप्स में जहाँ आपने बताया कि वहाँ पे हमारे वो जम जाते हैं तो फाइबर उसको निकालने का काम करता है, तो सर क्या फैट भी वही जमा हो? फैट वैट नहीं जमा होता, फैट वगैरह तो एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाता है। वहां पर जमता है जो खाने का जो वेस्ट मटेरियल है। खाना हम खाते हैं तो खाने में जैसे खाते हैं वैसा ब्लड में नहीं जाता ना, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो बेकार की होती हैं। यस तो वो जो रेशे हैं, आपने देखा ना वीडियो में, छोटे छोटे रेशे हैं, यस सर यस सर। उसके उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। ओह। तो वो जब साफ रहेगा तभी तो जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो आएगा, और उस विलाई का जो मेम्ब्रेन है, जो उसकी झिल्ली है, उससे होता हुआ ब्लड में जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन के लिए वो एरिया साफ होना चाहिए ना। फैट वहां नहीं जमा होता, फैट तो शरीर के अन्य हिस्सों में जमा होता है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है जो हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, वो एक्स्ट्रा जाके इकट्ठा हो जाता है। लिवर में भी इकट्ठा होता है, शरीर के अन्य टिश्यूज में इकट्ठा होता है, मांसपेशियों और स्किन के बीच में जाके इकट्ठा होता है फैट, ना वहां पर फैट नहीं इकट्ठा होता। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, अभी कई हाथ उठ गए हैं। श्रेयंत वर्मा, श्रेयंत जी पूछो, व्हाट डू यू वांट टू नो? हेलो गुड मॉर्निंग सर। सर उमा कुमारी, मेरे बेटे का अच्छा, हाँ पूछिए उमा जी। ऑनलाइन किया था ना, इसीलिए सर। यस सर, गोल ब्लडर सर लेडी लोग का जो बढ़ जाता है, मतलब कैसे गोल ब्लडर बढ़ जाता है सर? उसका सप्लीमेंट के बारे में पूछ रही थी एक लेडी, सर आपसे कंफर्म हो लें। गोल ब्लडर बहुत बड़ा, आप समझ रही हो? Yes, sir. सिकुड़ता कब है? सिकुड़ता कब है? जब उसके अंदर स्टोर्ड जो बाइल है, पित्त है, उसकी जब आंतों में आवश्यकता होती है तो गॉल ब्लैडर सिकुड़ के छोटा हो जाता है। जब उसको लिवर से जो बाइल आ रहा है उसको अपने अंदर आने देना होता है तो वो फैल जाता है। आप समझ रही हो? और गॉल ब्लैडर बड़ा तो तभी होगा जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, उसकी वॉल मोटी हो जाएगी। तो एक्चुअली गॉल ब्लैडर बड़ा होना कोई शब्द नहीं है, इन्फ्लेम्ड होना एक शब्द है, जिसको हम कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस। और उसके अंदर एक मिस्टर रामावतार सिंह है सर। रामावतार जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर मेरा एक ये है, कल एक पेशेंट मिला था मेरे को। तो जैसे उम्र उनकी लगभग 40-45 साल है, तो उनके हार्ट में ना डॉक्टर ने छेद बताया है। तो ऑपरेशन वगैरह के लिए उन्होंने कुछ बोला था, 2-2.5 लाख का खर्चा है। तो जैसे अपने मैंने कल बात करी, तो अपने सप्लीमेंट में क्या क्या दिया जा सकता सर उनको? सर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है रामावतार जी, वी आर सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी सच क्वेश्चन। एक मिनट नरेंद्र सर को बताए देते हैं, कोई बात नहीं। हालांकि इसमें क्वेश्चन रामावतार जी हम लोग जो आज बात हुई है ना उसी के ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन जो आपका सवाल है उसमें हम सप्लीमेंट्स से कुछ नहीं कर सकते। उसकी सर्जरी की आवश्यकता होती है और उनको किसी हार्ट सर्जन को दिखाना चाहिए। साथ में प्रोटीन, डेली ओमेगा, ये सब देना चाहिए जिससे शरीर मजबूत रहे। और वो जो हार्ट में छेद है वो सप्लीमेंट से नहीं बंद होगा। मतलब वो चुबक्सी भी लगती है उनको सर हार्ट में ना उनकी? हाँ, वो सर्जरी के लिए उनको जाना पड़ेगा। ओके ठीक है ओके, जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सर इसमें एक मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी आ रहा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखने के लिए क्या करना चाहिए, कीप इट प्रॉपर्ली फंक्शनिंग। आप बताओ, यू आर वेलकम। सर आपसे सुनना चाहेंगे सर। डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखने के लिए वही करना चाहिए जो शरीर को मजबूत रखने के लिए करना है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ हैं, दे विल वर्क हियर आल्सो, है ना। और सबसे बड़ी जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पर्टिकुलरली जो आप प्रिकॉशन रख सकते हो वही रख सकते हो कि आप कोई भी चीज खाने के पहले सोचो। जैसे आज आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप ये सोचो कि ये हम मुंह में डाल रहे हैं, आगे इसका क्या होना है। और अगर आपको ये वीडियो याद आएगा तो देन यू विल बी केयरफुल कि मुझे अपने मुंह में, अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या डालना है। और आप अच्छी अच्छी चीजें डालोगे, स्वास्थ्यवर्धक चीजें डालोगे, सही समय पर खाना, सही चीज खाना, एक्सरसाइज करना, सोने और डिनर के बीच में एक टाइम होना जिससे कि उसको स्टमक को टाइम मिले वो चाइम बनाने का, डाइजेशन हो सके।
यही सब चीजें हैं जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखने के लिए कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्स जो हमारे पास हैं, प्रोटीन डेली ओमेगा के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बहुत शानदार हैं। एक है फाइबर, दूसरा है मिल्क थिसल। आपने देखा कि लीवर कितना इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। जो कुछ भी एब्जॉर्ब होगा वो सीधे लिवर में जाके शरीर के काम आएगा। तो शरीर को मजबूत रखने के लिए हमारे पास मिल्क थिसल प्लस है। और आंवला की, विहिता की, हरिता की एक प्रोडक्ट है जिसका काम है फूड के प्रोपेगेशन को फास्ट बनाएगा और खाने में जो ये सब गैसेस वैसे जो बनती हैं, जो प्यूट्रीफैक्शन, खाना सड़ने से जो गैस बनता है, इनको भी एब्जॉर्ब करता है हमारा आंवला की, विहिता की और हरिता की। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच शुड बी यूज्ड। प्रोटीन डेली ओमेगा के साथ आप लोग मिल्क थिसल लो, फाइबर लो और आंवला की, विहिता की और हरिता की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मजबूत रहेगा। राइट डॉक्टर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं सर, ठीक है सब। पानी का, वाटर ड्रिंक, लॉट ऑफ वाटर आल्सो, लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। यस। ये सर दरबारा सिंह गिल साहब हैं, इनका लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। यस सर, गिल साहब। हाँ जी सर गुड मॉर्निंग। और मेरा सवाल एक ये था कि जैसे भी आप विलाई की बात कर रहे थे तो हम एंजाइम की बात कर रहे थे। अभी हम ओरल हेल्थ के बाद हमने बात की विलाई की, एंजाइम की, छोटी हाथ की, बड़ी हाथ की। तो सर उसमें जो एंजाइम की बात हो रही थी, इसका मतलब कि अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर है, जैसे हमारी बात हो रही है, तो वो एंजाइम अगर जो कम बन रहे हैं तो वो विलाई के कारण बन रहे होते हैं कि या कोई और प्रॉब्लम हो रही होती है इसमें जब एंजाइम का कम हो जाता है प्रोडक्शन हमारी बॉडी में? देखिए, विलाई का, दरबारा सिंह जी, एंजाइम से कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। एंजाइम्स तो बन रहे हैं कहाँ? जैसे मैंने बताया, सलाइवा में भी एंजाइम है। लाइपेज होता है सलाइवा में, सॉरी अमाइलेज होता है सलाइवा में। अमाइलेज जो ग्लूकोज को ब्रेक करता है। फिर उसके बाद एंजाइम स्टमक में बनते हैं। पेप्सिनोजन, जो पेप्सिन बन के वो प्रोटीन को ब्रेक करता है। फिर एंजाइम बनते हैं पैंक्रियाज में। तो विलाई से कोई मतलब नहीं। विलाई एक हमको सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहां से एब्जॉर्प्शन होगा। देखिए, अगर खाना डाइजेस्ट हो गया तो अब वो एब्जॉर्ब भी तो होना है, तो एब्जॉर्ब कहां से होगा? तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टीन में वो जो फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक है, वो जैसे आंत आप देखोगे तो नहीं दिखेगा, ये विलाई माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। उसके थ्रू, उसके अंदर बीच में एक ब्लड वेसल होगी और वो उसकी जो पतली मेम्ब्रेन होगी, उसके थ्रू वो ब्लड में जाएगा। राइट। एंजाइम्स तो पूरे जीआईटी में, पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बनते हैं, राइट फ्रॉम माउथ अप टू जेजुनम एंड आइलियम आल्सो। ठीक है सर, एक सवाल और सर। आई थिंक जो गिल साहब का थोड़ा सा क्वेश्चन में, मतलब एंजाइम्स आर, हार्मोन्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। देखिए, ये प्रोटीन्स हैं, है ना। तो प्रोटीन तो जरूर शरीर को मिलना चाहिए। और डाइजेशन में बी कॉम्प्लेक्स का रोल होता है, तो बी कॉम्प्लेक्स ऐड होना चाहिए। प्लस साथ में गिव हिम अ सॉल्यूशन ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, हिज लाइफस्टाइल, व्हाट इज हिज ईटिंग, है ना, वो खा क्या रहा है, शुगर कम कंज्यूम होना चाहिए, बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं। दैट डाइजेशन के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है। इसका मतलब है कि सर, जैसे द्विवेदी सर बोल रहे हैं कि अगर हम प्रोटीन डेफिशिएंट है कोई पर्सन, तो इसका मतलब उसमें एंजाइम की डेफिशिएंसी रहेगी। देखिए, इतना बिल्कुल मैथमेटिकल नहीं है ये ना। आपने देखा कि हमारे शरीर सेल से बना हुआ है। सेल्स डिफरेंट टिश्यूज बनाता है, डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, कई ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो सेल्यूलर हेल्थ की बात करते हैं। और अगर वो हमारा सेल को सारी चीजें नहीं मिल रही हैं जो ऑप्टिमल हेल्थ के लिए जरूरी है, तो हर तरह की गड़बड़ी हर सिस्टम में दिखाई पड़ेगी। और इंडाइजेशन भी उन्हीं में से एक है। इंडाइजेशन ये है कि अगर आप अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं, तो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, जो स्टमक और इंटेस्टाइन का मूवमेंट है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन है, ये सब चीजें डिस्टर्ब होगी ना। ऐसा नहीं कि आप प्रोटीन ले रहे हो तो आप एंजाइम्स, वो तो है ही है। प्रोटीन अगर डेफिशिएंसी होगी तो, क्योंकि वो एंजाइम सारे प्रोटीन्स हैं, तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ होंगी। तो इट इज नॉट दैट सिंपल। बट जो चीज जानने की है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, जो कि हम उसमें पढ़ रहे हैं। वो जो हमारी किताब है ना, ऑप्टिमल हेल्थ रिवोल्यूशन। यस सर। हाँ, तो ये समझने की जरूरत है
कि एवरीथिंग विल अफेक्ट एवरीथिंग इन बॉडी, इट्स नॉट सो स्पेसिफिक। प्रोटीन अगर नहीं होगा तो आपकी मसल नहीं बनेगी, बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मॉर्निंग सर। सर मुझे सिर्फ एक चीज जानना है, जो हमारा एसोफेगस से स्टमक में जो सेक्ट्रम होता है, जिसकी वजह से आपने बताया खट्टी डकारें वगैरह आती हैं, तो जो रेगुलर रहता है, जैसे जिनको सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम रहता है, तो उस केस में जब हम न्यूट्रिएंट्स या वैसे कुछ सॉल्यूशन देते हैं तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, मतलब वो सही होता है या वो लूज पड़ जाता है, इसकी वजह से ये दिक्कत होता है, मतलब क्या उसका वो रहता है, बस यही जानना था। देखो जो स्फिंक्टर है ना, वो स्फिंक्टर मसल होती है। मसल दो तरह की होती है, स्मूथ मसल, स्ट्राइटेड मसल। तो जब हमारी मसल्स वगैरह स्ट्रांग रहेंगी तो स्फिंक्टर भी अच्छे से काम करेगा। वो फिर वहीं पर जाके सब चीजें वहीं अटकती हैं कि अगर चीजें आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है, आप एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, तो पता लगा वो स्फिंक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, और फिर उसको होती है जिसको कहते हैं GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। GERD में जो स्टमक का कंटेंट है वो वापस ईसोफेगस से होते हुए आपके थ्रोट में आता है। ओके। उसको भी अवॉइड करने के लिए वही फिर हम वी कम बैक टू द सेम पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, राइट। सर कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन है जिसको हम ऐड कर सकते हैं सो दैट? ओके ओके, वो कंबाइंड है सारी चीजों का। वो वही है, वो मिल्क थिसल, अमला की, वीता की, हरिता की, एंड ऑल दैट। ओके, थैंक यू सो मच। यस।